अभी मैं सोने के लिए लेटी ही थी। बस हल्की सी झपकी ही लगी थी कि तभी मेरा फोन जोर जोर से बजने लगा। अचानक से मेरी नींद खराब हुई तो मैं थोड़ा सा नाराज हुई और झुंझलाते हुए मैंने फोन उठाया। मेरी आवाज थोड़ी सी तीखी हो गई और मैंने हेलो कहा तो उधर से नर्स ने मुझे बताया कि अस्पताल में इमरजेंसी आ गई है और इस वक्त और कोई डॉक्टर उपलब्ध ना होने की वजह से मुझे ही वहां आना पड़ेगा। इमरजेंसी का नाम सुनकर मैंने खुद को थोड़ा सा शांत किया और तुरंत ही तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल गई। जब मैं वहां पहुंची तो वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा हुआ था। वहां पर एक औरत बुरी तरह से रो रही थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि जो भी मरीज है ये उसकी माँ है। उस मरीज के पापा भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वह लोग बेचारे बहुत ही गरीब लग रहे थे। शायद वह किसी गांव से आए हुए थे। रात काफी हो चुकी थी। उसकी माँ की साड़ी में कई जगह पर खून लगा हुआ था। उन्होंने जैसे ही मेरी तरफ देखा वह तुरंत ही दौड़ते हुए मेरे पास आईं और कहने लगीं, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी बच्ची को आप कुछ मत होने दीजिएगा। मैंने उन्हें सांत्वना दी और तुरंत ही ओटी की तरफ दौड़ कर गई। अंदर पहुंचकर मैंने जब सामने नजर डाली तो सामने एक तकरीबन 20 से 21 साल की लड़की स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने अपने हाथों की नसें कई जगह से काट ली थी, जिससे उसका काफी खून बह गया था। मैंने तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। अगली सुबह उस लड़की को जब होश आया तो मैं उससे मिलने के लिए गई। लड़की की हालत देखकर लग रहा था कि जैसे उसने बहुत ही गुस्से की वजह से खुद को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उससे जाकर बात करती हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ये सुसाइड का केस था तो मैं थोड़ा सा ये सोचकर परेशान थी कि आखिर 20 साल की लड़की को ऐसे भी खुद से क्या नाराजगी हो गई कि उसने अपना ये हाल कर लिया और वह जिंदगी से मोह ही छोड़ बैठी है। मैं जब उससे मिलने के लिए अंदर वार्ड में गई तो उसकी माँ पहले से ही वहां बैठी हुई थी। उसकी माँ अभी भी थोड़ा थोड़ा रो रही थी और उसके सर को सहला रही थी। मैंने अंदर जाकर सबसे पहले उसकी हालत पूछी। उसने बस एक टक मेरी तरफ देखा, लेकिन मुंह से कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने तुरंत ही मुझे धन्यवाद कहा और उसकी तरफ से जवाब देते हुए कहा कि अब तो ये काफी ठीक लग रही है। वह एक बार फिर से मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि अगर मैं समय से ना आती तो उनकी बच्ची की जान कभी भी नहीं बच पाती। मैंने उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज ही है। डॉक्टर का काम ही है लोगों की जिंदगियों को बचाना। उस लड़की के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वह चुपचाप लेटी एक टक ऊपर चल रहे पंखे को देख रही थी। इसीलिए उस समय उससे कुछ भी पूछना मैंने मुनासिब नहीं समझा और वापस बाहर चली आई। धीरे धीरे 1-2 दिन यूं ही गुजरे। उसकी हालत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, पर मेरे दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। फिर जब 2 दिन के बाद मैं उसका चेकअप करने के लिए गई तो उसकी हालत देखने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बड़े ही बेरुखी के भाव से मुझसे कहा, चंचल। उसके बाद उसने फिर से अपनी नजरें मेरी तरफ से घुमा ली। मैंने फिर से उससे कहा कि चंचल, तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो, फिर तुमने खुद के साथ आखिर ऐसा क्यों किया। मेरी इस बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी माँ मेरी तरफ देख रही थी। वह समझ गई कि उनकी बेटी इस तरह का व्यवहार करके मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है। इसीलिए बात को संभालते हुए वह तुरंत ही बोली कि यह थोड़ा सा परेशान रहती है बस, इसीलिए इसने गलती से ऐसा कर लिया। उसकी माँ का इतना कहना ही था कि तभी वह लड़की चिढ़ते हुए तेज आवाज में बोली, इस बार तो आप लोगों ने मुझे बचा लिया, लेकिन अगली बार आप नहीं बचा पाएंगे।
अगली बार मैं हर हाल में खुद को खत्म कर लूंगी। उसके मुंह से ये बात सुनकर ना सिर्फ मैं बल्कि उसकी माँ दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए। मैंने उससे कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि जीवन कितना अनमोल होता है, लेकिन तुम्हें इसकी जरा सी भी परवाह नहीं है क्या? तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में सोचा? जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारे घर वालों का रो रो कर कितना बुरा हाल है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें किसी की पड़ी ही नहीं है। तो वह लड़की रोते हुए कहने लगी कि हाँ, अगर मैं आपको स्वार्थी लगती हूँ तो मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन अब मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी। मैंने उससे कहा कि क्यों, आखिर क्या बात है? तो उसकी माँ बीच में बोलते हुए बोली, वह बस अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान है। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई कि पढ़ाई को लेकर आखिर कोई इतना परेशान कैसे हो सकता है कि वह इस तरह की हरकत करे और फिर उसे दोबारा दोहराने की बात भी करे। इस पर चंचल ने दोबारा से अपनी माँ की बात को काटते हुए कहा कि आप इस बात को छुपा क्यों रही हैं? आप लोगों की इसी सोच की वजह से मैं अब जीना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ही कोई गुनाह किया है। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। इधर उसकी माँ भी रोने लगी और वह चुप हो गई। मुझे तो पूरा मामला समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वह एक बार फिर से बोली कि मुझे अब नहीं जीना, मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ। मैंने चंचल को शांत कराया। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम अभी ऐसा कुछ भी मत सोचो। उसकी माँ बहुत रो रही थी, इसीलिए मैं उन्हें वहां से उठाकर बाहर ले आई और उन्हें गले लगाकर तसल्ली देने लगी। मैंने कहा कि आखिर बात क्या है, आप लोग क्या छुपा रहे हैं? उसके बाद चंचल की माँ ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। उन्होंने कहा कि दरअसल गांव में उनके जो रसूखदार लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों ने चंचल के साथ गलत किया है, जिसकी वजह से वह सदमे में है। हर कोई उसे ही गुनहगार समझ रहा है। वह उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहती थी, लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं और गरीबों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। बस वही हमारे साथ भी हुआ, जिसे चंचल बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद के साथ ये सब कर बैठी। और उसे अब ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि उसे इंसाफ नहीं मिलने वाला, इसीलिए वह खुद को खत्म कर लेना चाहती है। लेकिन मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती। इतना कहते ही वह फिर से सुबक सुबक कर रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि आप शांत हो जाइए और बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं इस बारे में खुद चंचल से बात करूंगी। उन्हें मेरी बात से थोड़ी तसल्ली मिली और हिम्मत भी। मैंने उनसे कहा, आप फिक्र ना करें, मैं अभी पुलिस को इस सब के बारे में जानकारी देती हूँ। इस पर चंचल की माँ ने मुझे रोक कर कहा, डॉक्टरनी साहिबा, इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बहुत कोशिशें करके देख चुके हैं, जिसका नतीजा ये मिला है कि खुद पुलिस वालों ने हमें ही झूठा साबित कर दिया है और हमें धमकी भी दी है कि अब हमने अगर उन लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाया तो वो लोग उल्टा हमें ही फंसा देंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत निराश हुई। फिर उन्हें मैं बाहर छोड़कर एक बार फिर से चंचल के पास पहुंच गई। जब मैं दोबारा चंचल के पास गई तो उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था और वह एक बार फिर से एक टक पंखे की तरफ देखे जा रही थी। मैं आराम से उसके पास बैठी और धीरे से जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया। इससे वह थोड़ा सा सहम गई और हैरानी भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने धीरे से मुस्कुराकर उससे कहा, चंचल, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने मन का पूरा दर्द बयान करो, क्योंकि ये दर्द जब तक तुम्हारे सीने में दबा रहेगा, ये इसी तरह से तेजाब बनता जाएगा और तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। इसीलिए तुम बेफिक्र होकर मुझे बताओ कि आखिर पूरी बात क्या है।
चंचल ने मुझसे कहा कि क्या करेंगी आप मेरा दर्द जानकर? क्या आप मेरी तकलीफ को दूर कर सकती हैं? मेरी तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि इस समाज में सभी ऐसे ही हैं। सब ने एक नजरिया बना लिया है और हर कोई बस लड़कियों को ही गलत समझता है, और गरीब इंसान को तो इंसाफ मिलता ही नहीं, क्योंकि इंसाफ तो चंद पैसों में बिक चुका है। इसीलिए जिनके पास पैसा है उन्हीं के पास पावर है, और वह जिसके साथ जो करना चाहें आराम से कर सकते हैं। कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने चंचल से कहा, ठीक है, तो अगर तुम मुझे अपने मन की तकलीफ नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन मेरे मन में जो दबी हुई तकलीफ है वह तो तुम सुन सकती हो ना। मेरी इस बात पर चंचल ने हैरानी और उत्सुकता से मेरी तरफ देखा, जिससे मैं समझ गई कि वह मेरी बात सुनने को तैयार है। उसके बाद मैंने उससे कहा कि ये बात कुछ सालों पहले की है, जब मैं अपना मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए घर से बाहर निकली। जिस कॉलेज में मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ टैक्सी से जाने के बाद भी कुछ दूर पैदल का रास्ता था, तो टैक्सी से उतरकर मैं उस रास्ते पर चलने लगी। उसी दिन मैं घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गई थी, जिस वजह से लगभग काफ़ी बच्चे सेंटर पर पहुंच चुके थे, और जब मैं उस रास्ते पर जा रही थी तो बहुत ही कम लोग नजर आ रहे थे। अभी मैं आगे बढ़ ही रही थी कि कुछ ही दूर पर मुझे एक गाड़ी के पास 2000 रुपए का नोट अचानक से पड़ा हुआ दिखाई दिया। नोट को देखकर मैंने तुरंत ही यहाँ वहाँ देखा तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैंने उस नोट को उठाया और मैं उसे पलटकर देखने लगी और फिर से सोचने लगी कि ना जाने ये रुपए किसके यहाँ पर गिर गए। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी पास खड़ी उस गाड़ी का दरवाज़ा अचानक से खुला और किसी ने मुझे अंदर खींच लिया। उस एक पल में मेरी दुनिया बदल गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये मेरे साथ अचानक से क्या हो गया। मैं इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए जरा सा भी तैयार नहीं थी, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। दरअसल वह नोट किसी का गिरा नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर गिराया गया था ताकि उसे देखकर मैं या मेरे जैसी कोई भी लड़की वहां पर रुके और वो लोग उसे अपनी इच्छा पूर्ति का शिकार बनाया जा सके। उन्होंने मेरा मुंह कसकर पकड़ रखा था। मैं काफ़ी देर छटपटाती रही और उनसे खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन जब मैं नाकामयाब हुई तो थोड़ा सा शांत होने के बाद मैंने ध्यान से देखा तो उस गाड़ी में तकरीबन 4 लोग थे, जिनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो कि गाड़ी चला रहा था। दूसरा व्यक्ति भी ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए आदमी से कुछ 1 साल कम उम्र का व्यक्ति था, जो कि उसी के बगल में आगे बैठा हुआ था। और मेरे आसपास 2 लड़के बैठे हुए थे, जिनमें से एक तो मुझे नाबालिग लग रहा था, लेकिन दूसरा तकरीबन 25 से 27 साल के आसपास का होगा। उन लोगों ने मुझे अंदर बिठाते ही तुरंत ही गाड़ी आगे दौड़ा दी। जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो आगे बैठे हुए आदमी ने मेरी तरफ गन को पॉइंट करके मुझे डराया कि अगर मैंने जरा सी भी आवाज़ की तो वह मुझे यहीं पर गोली मार देंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने मुझे क्यों उठा लिया और वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी, उनसे प्रार्थना करने लगी कि मुझे छोड़ दो। आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा आज एग्ज़ाम है, मेरे लिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। दरअसल मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं, जिसके लिए मैं दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। ये एग्ज़ाम निकालना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे घर में इतना पैसा नहीं था कि मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज से मेरे पापा डॉक्टर की पढ़ाई करवा पाएं। इसीलिए मेरे पास डॉक्टर बनने का सिर्फ एक यही रास्ता था
कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करके मैं अपने सपने की तरफ आगे बढ़ सकूं। लेकिन मेरे साथ अचानक से ये सब हो जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उनके आगे बहुत देर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन लोगों को मेरे ऊपर ज़रा सा भी तरस नहीं आ रहा था। बल्कि मैं जितना रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि उससे उन्हें उतना ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं जितनी बार उनसे रो रो कर गुहार लगाती, उतना ही वह लोग ठहाका मार मार के हंस रहे थे। उस वक्त वह मेरी बेबसी पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं काफ़ी देर उन्हें समझाती भी रही कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, आखिर आपको मेरे पास से मिलेगा ही क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वह सिवाय हंसने के कुछ भी नहीं कह रहे थे। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि वह लोग किसी सुनसान रास्ते पर उस गाड़ी को लेकर जा रहे थे। अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि आखिर इन लोगों को मुझसे क्या चाहिए। तभी मेरे बगल में बैठा हुआ वो नाबालिग लड़का कहने लगा कि आज तो बहुत ही मजा आ जाएगा, आज मेरी मुंह मांगी मुराद पूरी होगी। कब से मैं अपनी इस इच्छा को लिए घूम रहा था, लेकिन तुम लोगों में से कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा था, पर आज तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। इस पर आगे बैठे अधेड़ व्यक्ति ने कहा कि चल, अब तो खुश है ना, तो अब इस खुशी को मना और जी भर के अपनी इच्छा को पूरी करना। मैं उन लोगों की चुपचाप बैठकर बातें सुन रही थी। मेरी खामोशी को देखकर मेरे बगल में बैठे हुए उस लड़के को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं उससे डर क्यों नहीं रही हूँ, तो वह कहने लगा, क्या हुआ, चीखती चिल्लाती क्यों नहीं, क्या तुझे अब अपने आप को नहीं बचाना है। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने मेरे गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा और कहने लगा कि मुझसे डर कर रहना, मुझे अगर आंखें दिखाने की कोशिश की तो अभी के अभी यहाँ गाड़ी में ही तेरी हालत खराब कर दूंगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी उम्र कितनी कम है और मैं तुम्हारी बड़ी बहन के जैसी हूँ और तुम मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहे हो। इस पर वह फिर से ठहाका मारकर हंसने लगा और ऐसी ऐसी वाहियात बातें कहने लगा जिनके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना। उन बातों को सुनकर मुझे अंदर ही अंदर इतना बुरा लग रहा था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक बार फिर से उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि वह लोग मुझे छोड़ दें, मेरे साथ कुछ भी ऐसा ना करें जिससे मेरी जिंदगी खराब हो। मैं बार बार उनसे कह रही थी कि आज अगर मैंने मेडिकल एग्जाम नहीं दिया तो फिर मुझे पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए अंकल जो गाड़ी चला रहे थे वह मुझे काफी उम्र के लग रहे थे। मैंने सोचा कि कम से कम मैं इन्हें तो समझाऊं। मैंने उन्हें भी समझाने की कोशिश की कि अंकल, आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं, आपको मेरे साथ ये सब करते हुए आपकी आत्मा कैसे गवाही देगी। लेकिन जब उन्होंने मेरी तरफ पलट कर देखा तो उनकी आंखों में भी मुझे आंसू दिखाई दिए। मुझे कुछ भी उस वक्त समझ नहीं आया कि अगर ये इतना ही आत्मग्लानि से भरे हुए हैं तो आखिर इन सब चीज़ों में इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं। कि तभी उनके बगल में बैठा हुआ आदमी जोर से हंसा और कहने लगा, ये बुढ़ा क्या कर लेगा, ये तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि ये तो खुद को ही नहीं बचा पाया। उनकी इस बात से मैं हैरान रह गई। फिर उन लोगों ने बताया कि उन्होंने खुद उन अंकल को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। दरअसल उन्होंने बंदूक की नोक पर उनकी गाड़ी पर कब्जा जमा लिया और जहां मन हो रहा है वहीं पर उनकी गाड़ी को उनसे चलवा रहे हैं। इस वक्त वह भी मजबूर थे जैसे कि मैं। थक हार कर मैं चुपचाप बैठ गई। अब उनके आगे हाथ पैर जोड़ने का या उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह मेरी बात मानने वाले नहीं थे। इसीलिए मैंने अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू किया कि आखिर
इन लोगों से बचकर मैं कैसे यहाँ से निकल सकती हूँ, क्योंकि गाड़ी पर जो शीशा था उस पर भी उन लोगों ने पर्दे लगा रखे थे, जिससे बाहर का कोई भी व्यक्ति मुझे देख नहीं पा रहा था। और वह किसी ऐसी जगह पर गाड़ी रोक ही नहीं रहे थे कि मैं चिल्लाकर किसी को बुला सकूं। गाड़ी के शीशे भी उन्होंने पूरी तरह से बंद कर रखे थे। गाड़ी पूरी रफ्तार से एक ऐसे रास्ते की तरफ चली जा रही थी जो बिल्कुल सुनसान था, जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, जिससे मैं इन सब से बचकर निकल सकूं। मैंने आज तक ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली थी जिसमें ये सिखाया गया हो कि अगर कोई लड़की कभी अकेली किसी ऐसी स्थिति में फंस जाए तो कैसे ऐसे लोगों का मुकाबला करें या उनके साथ बराबर के दो दो हाथ करें। क्योंकि अगर मैं उनसे हाथापाई करती भी तो मुझ में फिलहाल इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उन्हें चारों खाने चित कर देती। उस वक्त मुझे समझ आ रहा था कि लड़कियों का शारीरिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ऐसी स्किल्स आनी चाहिए ताकि इस तरह की सिचुएशंस बनने पर वह कम से कम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए लड़ तो सकें। कुछ दूर पहुंचने के बाद हम किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जो चारों तरफ से खेतों से घिरी हुई थी, जिसमें बड़ी बड़ी फसलें खड़ी थीं और वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने वहां गाड़ी रोकी और फिर मुझे उतारने की कोशिश करने लगे, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई कि अब शायद मेरा अंत नज़दीक है। जिस डर की वजह से मैंने वह किया जो एक छोटा बच्चा अपने बिस्तर पर बेफिक्री से कर देता है। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदगी से भरी हुई थी कि जिसे मैं बता नहीं सकती। मेरी ऐसी स्थिति पर वह लोग हंस रहे थे। उन्हें मेरे डर को देखकर बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन उनके आगे मेरी एक भी नहीं चली। उन्होंने थोड़ी ही देर में मुझे गाड़ी से बाहर निकाल लिया। मैं एक बार फिर से उनसे प्रार्थना कर रही थी, पर वह सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे। मेरे इतना ज़्यादा चीखने चिल्लाने पर उनमें से एक ने मेरे गाल पर इतनी जोर का तमाचा मारा कि कुछ देर के लिए मुझे कुछ भी होश ना रहा और मैं चकराकर वहीं गाड़ी के पास ही गिर गई। अब मुझे सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा और वो लोग इधर उधर देखकर अपनी हरकत को अंजाम देने के लिए सही जगह की खोजबीन करने लगे। मुझे भले ही धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ें साफ तौर पर मेरे कानों में पड़ रही थीं। मेरा दिमाग अभी भी इसी सोच में लगा था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि यहाँ इनसे बचकर निकल सकूं। तभी वह ड्राइवर अंकल भी उन लोगों से कहने लगे कि वह लोग उन्हें और मुझे दोनों को छोड़ दें, कम से कम कुछ तो इंसानियत दिखाएं। लेकिन वह लोग उन्हें भी डराने लगे कि अगर उन्होंने अब एक भी शब्द बोला तो वह उन्हें खत्म कर देंगे, जिस डर की वजह से वह एक बार फिर से शांत हो गए। इधर मैं चुपचाप जमीन पर पड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे साफ दिखाई देने लगा, लेकिन मैंने इसी तरह से जताया कि जैसे अभी भी मैं बेसुध सी हूँ। वह लोग अपनी कुछ आदतों में मशगूल हो गए। कोई किसी से फ़ोन पर बात करने लगा, तो कोई सिगरेट पीने लगा, तो कोई इधर उधर देख रहा था। इसी बीच मैंने देखा कि जब सभी लोग व्यस्त हैं तो मैं धीरे से उठकर खड़ी हुई और उनकी नज़रों से बचती हुई गाड़ी के पीछे से खेतों की तरफ भागने लगी। मैं दौड़ती ही चली जा रही थी। उन खेतों में जो फसल थी वह बहुत बड़ी बड़ी खड़ी हुई थी, जिसके बीच से मैं गुजरती जा रही थी, जिससे मुझे थोड़ी बहुत चोट भी लग रही थी। मेरी चप्पल भी गाड़ी में ही छूट गई थी, जिसकी वजह से जब मैं बिना चप्पल के दौड़ रही थी तो ढेर सारे कंकड़ पत्थर मेरे पैरों में घुस रहे थे, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे कैसे भी करके खुद को उन लोगों से बचाना था।
मुझे सामने कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहां मैं खुद को सुरक्षित रख सकूं। मैं बेतहाशा दौड़ती चली जा रही थी, पर किधर जा रही थी कुछ भी नहीं पता। अभी मैं कुछ देर दौड़ी ही कि तभी मुझे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई कि वह लड़की भाग गई, उसे ढूंढो। जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई और मैंने अपने कदमों की रफ्तार और भी तेज कर दी, लेकिन मेरी सांस फूलने लगी थी। मुझसे और ज्यादा दौड़ा नहीं जा रहा था। मेरी धड़कन बुरी तरह से बढ़ चुकी थी, इसीलिए आगे कुछ दूर पहुंचकर मैं अचानक से लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही वहां की गीली मिट्टी से मेरा पूरा चेहरा सराबोर हो गया। पर अब मुझे किसी के कदमों की तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से आगे की तरफ भागी। मैं भागती ही जा रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये रास्ता आगे कहीं पर खत्म हो रहा है, जिससे मुझे उम्मीद सी जागी कि हो सकता है जब मैं इस खेत के उस पार पहुंचूं तो वहां मुझे कुछ लोग दिखाई दे जाएं। मैं जैसे ही उस रास्ते के किनारे पर पहुंची और मेरी नज़र सामने के खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों पर पड़ी और मैंने उन्हें जोर से आवाज देने की कोशिश की कि तभी ऐसा हुआ कि मेरी आवाज मेरे हलक में ही अटक गई, क्योंकि तब तक उनमें से एक मेरे पीछे आ चुका था और जिसने मेरा मुंह कसकर बंद कर दिया। खुद को बचाने की जो उम्मीद की किरण थी वह मेरी आंखों के सामने आकर भी ओझल हो गई थी। वह लोग मुझे वहां से ले गए और मैं निराश होकर वापस उसी जगह पर पहुंच गई थी जहां से मैं भागी थी। उन्होंने मुझे मेरे वहां से भागने की सजा दी, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे सर में काफी चोट आ गई थी। अभी तक वह लोग इस जगह को सुनसान समझ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि यहाँ भी आसपास कुछ लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए वह जो भी करना चाहते हैं अगर उन्होंने यहाँ पर किया तो उससे वह पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस जगह को सुरक्षित नहीं समझा और फिर वहां से निकलने का फैसला किया। उन्होंने एक बार फिर से मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया और फिर किसी दूसरे रास्ते पर निकल लिए। दूसरे रास्ते पर पहुंचने के बाद वो एक गांव में जा रहे थे। वहां पर वह कई लोगों से कुछ चीजों को ले रहे थे। मैंने जब देखा कि वह कुछ गांव के लोगों को रोककर उनसे बात कर रहे हैं तो मैंने उन गांव के लोगों को अपने बारे में बताया और उनसे प्रार्थना की कि वह लोग कुछ भी करके मुझे बचा लें। उन्हें बताने की कोशिश की कि ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन वह जो भी लोग थे उन्हें तो मानो जैसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना तो उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और ना ही मैं दिखाई दे रही हूँ। वह मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज करके वापस चले गए और गाड़ी में बैठे वह राक्षस हंस रहे थे। वह कहने लगे कि तुम्हारी यहाँ पर पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं है, ये सब हमारे हिसाब से चलते हैं। इसके बाद वह मुझे और उन अंकल को एक घर में लेकर गए। वह घर बहुत बड़ा था। मैं उनसे एक बार फिर से कहने लगी कि वह लोग मुझे छोड़ दें। आज मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था, मुझे वह पेपर हर हाल में देना ही था। तो वह मुझे कहने लगे कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। लड़कियों का काम है कि घर का खाना बनाओ और अपने घर के मर्दों को खुश रखो। लड़कियों का जन्म बस सिर्फ इसीलिए होता है। उनकी मानसिकता भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसी हमारे समाज के ज़्यादातर लोगों की होती है, जो लड़की के जन्म के बाद ये नहीं सोचते कि हमें अपनी बच्ची को कैसे पढ़ाना लिखाना है, उसे किस तरह से उसके पैरों पर खड़ा करना है, बल्कि उसकी शादी का खर्चे का पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं और उसे बचपन से ही घर के कामकाज सिखाने लगते हैं ताकि शादी के बाद वह वहां पहुंचकर अपने पति और ससुराल वालों की सेवा में लग जाए। मुझे उनकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसी तरह की बातें मैं अपने घर में भी सुनती चली आ रही थी।
जिनसे मुझे नफरत हो चुकी थी। मैंने अब सोच लिया था कि इन लोगों को मैं किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो लड़का नाबालिग था, उसने कहा कि अब वह सबसे पहले मुझे मेरी औकात दिखाएगा। वह मुझसे बार बार कह रहा था कि लड़कियों को आदमियों के सामने झुककर रहना चाहिए, उनसे ज्यादा आगे बढ़ने की सोचनी भी नहीं चाहिए, और मैं उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए अब वह मुझे मेरी असली जगह बताएगा कि मैं किस लिए बनी हूँ। जब उसने मेरे साथ वह सब करना शुरू किया तो मैंने इसका विरोध किया, जिससे वह बुरी तरह से तिलमिलाने लगा। उसने गुस्से में आकर दूसरे आदमी से बंदूक छीन ली और मेरे सर पर तान दी और मुझसे कहने लगा कि अगर मैंने अब ज्यादा होशियारी दिखाई तो वह अभी के अभी मेरा खेल खत्म कर देगा। मैंने उसको एक जोर का धक्का दिया, जिससे वह कुछ कदम पीछे हटा और मुझसे और ज्यादा भड़कते हुए बोला कि हम मर्दों की बराबरी करेगी, तेरी इतनी हिम्मत। और एक बार फिर से उसने मेरे गाल पर खींचकर तमाचा मारा और कहने लगा कि अपनी नजरें मुझसे नीचे करके रख, तेरी यही औकात है। वह बार बार इस तरह के शब्द दोहरा रहा था, जिससे मेरा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मैंने तभी अपने हाथ में पकड़ा हुआ चिली स्प्रे ठीक उसकी दोनों आंखों में झोंक दिया। दरअसल जब वह लोग मुझे गाड़ी से नीचे उतारने वाले थे, उससे पहले ही मैंने चिली स्प्रे, जो कि मेरी पर्स में पड़ा हुआ था, उसे धीरे से निकाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया था। ये चिली स्प्रे की जो शीशी थी वो काफी छोटी थी, जो मुट्ठी में आराम से आ जाती थी, और इसी वजह से उन लोगों को पता नहीं चला कि मेरे हाथ में मैंने कुछ पकड़ा हुआ है। उस स्प्रे की तीखी झड़प से उसकी आंखें तिलमिला गईं। वह बुरी तरह से चिल्लाते हुए छटपटाने लगा और इतनी जोर से खिसियाया कि उसने यहाँ वहाँ गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे पहले तो मैं बच के भागी और वह जो अंकल गाड़ी चला रहे थे वह भी बुरी तरह से घबराकर एक कोने में छुप गए। उसके साथ ही उसे रोकने लगे कि वह यह क्या पागलपन कर रहा है, लेकिन वह उस वक्त गुस्से में था, जिस वजह से किसी की भी बात वह नहीं सुन रहा था। तभी मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और हिम्मत दिखाते हुए उसका हाथ पकड़कर उस दिशा में घुमा दिया जिधर उसके साथी खड़े हुए थे। वह तो लगातार गोलियां चला ही रहा था। मैंने भी इस चीज का फायदा उठाने की सोची। कुछ देर के बाद जब उसने सारी गोलियां इधर उधर झोंक दी और वह बुरी तरह से चिल्ला रहा था और उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं, तब मैंने सामने देखा तो मुझे एक बहुत बड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि मैंने जो हिम्मत उस वक्त दिखाई थी उसका नतीजा मुझे सामने दिख रहा था। उसके ही उन बाकी के दोनों साथियों को गोली लग चुकी थी, जिससे उसके दोनों साथी वहीं के वहीं ढेर हो गए थे। उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वह पागलों के जैसे इधर उधर भाग रहा था और मुझे उल्टी सीधी बातें बक रहा था। इधर जब मैंने ये सब देखा, तभी उधर उन अंकल ने भी देखा। हम लोगों ने एक दूसरे की निगाहों में देखा और हम समझ गए कि अब हमें आगे क्या करना है। हम तुरंत ही एक साथ उस लड़के की तरफ आगे बढ़े और हमने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अंकल ने उसके हाथ से उसकी बंदूक को झटक कर नीचे गिरवाया और फिर मैंने अपने दुपट्टे को 2 भागों में बांटा और फिर उसके हाथ पैर दोनों को बांध दिया। वह बुरी तरह से अभी भी चिल्ला रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वह अपने साथियों के नाम ले लेकर पुकार रहा था कि वह आकर उसे बचाएं। इधर मैंने और अंकल ने कुछ पलों के लिए चैन की सांस ली। हम लोग भी बुरी तरह से थक चुके थे। फिर अंकल ने पुलिस को फोन करके पूरी जानकारी दी और पुलिस को उस जगह की लोकेशन भी भेज दी। पुलिस के आने के बाद मैं और अंकल हमने हमारी जो भी आप बीती थी वह सब उन लोगों को बता दी।
उन्होंने जब उसकी शिनाख्त की तो पता चला कि ये लोग एक बहुत मशहूर गैंग के लोग हैं जो अब तक कई सारी ऐसी ही वारदातों को अंजाम दे चुके थे, जिनमें उन पर बहुत बड़ा इनाम भी था। वह तीसरा लड़का